बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स। डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के कोर्स के आज की लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो प्रीवियसली हम डिस्कस कर रहे थे कि टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। फिर हमने डिस्कस किया कि उसका सेगमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरह से टीसीपी रिलायबल डेटा ट्रांसफर को पॉसिबल बनाता है। तो आज का जो हमारा इस टॉपिक की एक्सटेंशन है दैट इज अबाउट फ्लो कंट्रोल। अब फ्लो कंट्रोल क्या है और किस तरह से टीसीपी को ये हेल्प आउट करता है, बेसिकली ये हमारा आज का लेक्चर है। सो स्टार्ट करते हैं। इनिशियली हम सबसे पहले ये देखते हैं कि फ्लो कंट्रोल है क्या। सो फ्लो कंट्रोल इज बेसिकली receiver control the sender so that sender won't overflow the receiver's buffer by transmitting too much and too fast। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन है फ्लो कंट्रोल की। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंडर उस रेट पे डेटा सेंड करे कि रिसीवर उसको प्रोसेस कर सके। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आरडीटी प्रोटोकॉल, जब हमने डिस्कस किए हैं कि हमारे पास रिसीवर साइड पे बफर मौजूद होता है। ठीक है, बफर क्यों मौजूद होता है कि अगर पैकेट ज्यादा रेट पे आना स्टार्ट हो गए हैं और जो आपकी जो रिसीवर है उसका प्रोसेसिंग स्लो है, तो वो प्रोसेस कर रहा होगा एक पैकेट को, उसकी एक्नॉलेजमेंट भेज रहा होगा, तो जो बाकी पैकेट हैं वो बफर में आके स्टोर हो जाएंगे और जैसे ही आपकी प्रोसेसर जो है वो फ्री होगा तो बफर से वो पैकेट को लेके उसको प्रोसेस करेगा और एक्नॉलेजमेंट उसकी जनरेट करेगा। तो अब फ्लो कंट्रोल क्या है कि उस रेट पे डाटा सेंड किया जाए कि ये ना हो कि बफर भी ओवरफ्लो हो जाए। ठीक है, कि सेंडर इतनी ज्यादा अमाउंट में और इतने जल्दी डाटा सेंड करना शुरू कर दे कि जो बफर है वो भी फुल हो जाए और पैकेट लॉस होना स्टार्ट हो जाए। तो फ्लो कंट्रोल क्या है कि रिसीवर जो है वो सेंडर को एक मैसेज जनरेट करता है कि भाई उस रेट पे डाटा सेंड करो कि मैं इस डाटा को प्रोसेस भी कर सकूं। अब ये कैसे जो मैसेजेस हैं वो कैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, किन जो पैरामीटर्स हैं उनको एक्सचेंज करके ये जो फ्लो कंट्रोल है वो किया जाता है, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से। अच्छा, इस डायग्राम को अगर हम देखें तो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन लेयर पे एप्लीकेशन प्रोसेस होता है जो कि एप्लीकेशन लेयर का डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर को देता है थ्रू सॉकेट। ट्रांसपोर्ट लेयर उस सॉकेट के थ्रू जो डाटा रिसीव करती है उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करती है और फिर उसको नेटवर्क लेयर पे, दिस इज एन अनरिलायबल लेयर, उस पर भेज देता है और फिर वो फिजिकल लेयर से ऑनवर्ड होता हुआ रिसीवर पे जाता है। अब रिसीवर ने जब वो डाटा रिसीव किया सेंडर से तो वो इनकैप्सुलेटेड पैकेट के हेडर को रिमूव करके अपर लेयर को प्रोवाइड करता जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन में रिमूव डेटा फ्रॉम द टीसीपी सॉकेट बफर स्लोअर देन टीसीपी रिसीवर इज डिलीवरिंग। दैट मीन्स हमें यहाँ पे फ्लो कंट्रोल की जरूरत मौजूद पड़ती है। तो अब वो फ्लो कंट्रोल कैसे किया जाएगा ये हम देखते हैं। टीसीपी फ्लो कंट्रोल क्या है, सबसे पहले इस डायग्राम को हम समझ लेते हैं और बफर होता क्या है हम वो समझ लेते हैं। ये समझ लेते हैं कि बफर हमारे पास एक रूम है, ठीक है, जिसके अंदर कैपेसिटी है कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या इतने नंबर ऑफ पीपल वहां पे अकोमोडेट हो सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज हम कहते हैं कि इस पूरे जो हमारे पास ये जो रूम है इसकी कैपेसिटी है हमारे पास 30 की। ठीक है, तो इस वक्त जो यहाँ पे 30 है वो क्या है कि रिसीवर का बफर है। रूम की कैपेसिटी को हम अगर एनालॉगस कर ले यहाँ पे रिसीविंग बफर के साथ, ठीक है, कि पूरे बफर की कैपेसिटी कितनी है, 30 पैकेट्स को वो स्टोर कर सकता है। अब जब पैकेट्स आ रहे होंगे तो कुछ कुछ ये जो हमारा रूम है या जो बफर रिसीवर का बफर है ये ऑलरेडी फिल हो चुका होगा। तो लेट्स सपोज हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी 10 पैकेट्स इस बफर के अंदर मौजूद है। तो हमारे पास जो फ्री स्पेस है वो कितनी बची है, जो हमारे पास टोटल स्पेस थी उसमें से हमने ये जो एलोकेटेड स्पेस है इसको हमने माइनस कर दिया। तो इसका मतलब है हमारे पास फ्री जो स्पेस है वो कितनी है, 20 है। ठीक है, अब अगर लेट्स सपोज आप एक ट्रिप पे गए हैं और आपका वहां पे रूम अवेलेबल है और उस रूम में ऑलरेडी 10 लोग फुल हो चुके हैं और कैपेसिटी उस रूम की कितनी है, 30 की। ठीक, तो आप किस तरह से और लोगों को बुलाएंगे उस रूम के अंदर, आप एडवर्टाइज करेंगे कि भाई इस रूम के अंदर या इस जगह पे 20 सीट्स और अवेलेबल या 20 की कैपेसिटी अवेलेबल है, जिसने यहाँ पे आना है वो आ जाए। ठीक है, दैट मीन्स हम यहाँ पे एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो जो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से फ्लो कंट्रोल किया जाता है, तो फ्लो कंट्रोल करते वक्त भी जो रिसीवर है वो अपना जो फ्री बफर स्पेस होती है विच इज नोन एज रिसीविंग विंडो,
उसको वो एडवर्टाइज करता है, वो सेंडर को बताता है कि मेरे पास इतनी स्पेस अवेलेबल है, इतना डेटा सेंड करोगे तो वो अकोमोडेट हो जाएगा, इससे ज्यादा सेंड करोगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो अब लेट्स सपोज यूजर ने डेटा सेंड करना स्टार्ट कर दिया, तो ये रिसीविंग विंडो की वैल्यू जो है वो अपडेट होती जाएगी। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली अपडेट होती रहती है जैसे पैकेट रिसीव होते जाते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि रिसीविंग साइड की जो विंडो है या जो फ्लो कंट्रोल है वो किस तरह से रिलेटेड है। सबसे पहले रिसीवर क्या करता है, रिसीवर एडवर्टाइजेस द फ्री बफर स्पेस बाय इंक्लूडिंग द रिसीविंग विंडो इन द टीसीपी हेडर ऑफ द रिसीवर टू सेंडर सेगमेंट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टीसीपी हेडर के अंदर, अगर आपको याद नहीं है तो आप टीसीपी सेगमेंट वाला जो लेक्चर है वो ओपन करके देखें। तो टीसीपी सेगमेंट के अंदर यहाँ पे एक वेरिएबल होता है रिसीविंग विंडो का। ठीक है, तो रिसीविंग विंडो के अंदर एक वेरिएबल है RWND का, विच इज रिसीविंग विंडो, विच इज एक्चुअली द फ्री बफर स्पेस। तो वो बेसिकली जब सेगमेंट्स एक्सचेंज किए जा रहे होते हैं तो ये जो फ्री स्पेस होती है ये भी एक्सचेंज कर ली जाती है कि इतनी रिसीविंग विंडो अवेलेबल है, इतना फ्री स्पेस अवेलेबल है, वो डेटा से एक्सचेंज, उतना डेटा आप एक्सचेंज कर सकते हैं। रिसीविंग बफर जो टोटल स्पेस है, set size is set through socket option, typically is 4096 bytes. Many operating system auto adjust receiving buffers। तो ये है कि आपका जो सॉकेट का ऑप्शन होता है उसकी वजह से आप रिसीविंग विंडो को एडजस्ट कर सकते हैं, और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑटोमेटिकली जो रिसीविंग बफर का साइज है वो एडजस्टेड होता है। Sender limits the amount of unacknowledged in-flight data to the receiver receiving window। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, बेसिकली जो हमारा सेंडर है उसने अपने डेटा को लिमिट करना है। ठीक है, तो वो कैसे लिमिट करेगा, वो इस तरह से लिमिट करेगा कि जितना डेटा उसको सेंड करना है उस डेटा की एक्नॉलेजमेंट भी तो सेंडर को रिसीव होनी चाहिए ना। तो जितने डेटा की एक्नॉलेजमेंट उसको रिसीव होगी उसका मतलब है उतना डेटा तो बफर से रिमूव हो चुका है। जितने की एक्नॉलेजमेंट उसे नहीं रिसीव हुई, दैट मीन जितने पैकेट अनएक्नॉलेज्ड हैं वो अभी फ्लाइट के अंदर मौजूद हैं, वो एक्चुअली रिसीविंग विंडो के अंदर मौजूद है, तो वो वैल्यू बेसिकली हमारे पास लेस देन होनी चाहिए रिसीविंग विंडो से। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्चुअली इन फ्लाइट पैकेट्स हैं वो कहलाते हैं हमारे कि जो लास्ट बाइट आपने सेंड किया है और जो लास्ट बाइट आपको एक्नॉलेज हुआ है, उन दोनों को आप माइनस करें तो वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए आपकी रिसीविंग विंडो के। ठीक है, यहाँ पे हम इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख भी लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास जो लास्ट बाइट हमने सेंडर ने सेंड किया है, ठीक है, लास्ट बाइट सेंड माइनस लास्ट बाइट एक्नॉलेज, ठीक है, शुड बी लेस देन इक्वल टू रिसीविंग विंडो। ठीक है, अगर इससे लेस नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा जो बफर है वो ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल गारंटी दैट द रिसीवर बफर विल नॉट ओवरफ्लो। अगर ये इक्वेशन हमने, ये जो गिवन इक्वेशन है ये हमने, अगर हमारा जो सेंडर है वो इसको फॉलो करेगा तो हमारा जो रिसीवर है वो ओवरफ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है बेसिकली कि रिसीविंग साइड की विंडो को कैसे हमने एडजस्ट करना है कि हमारा जो टीसीपी का बफर है वो ओवरफ्लो ना हो जाए। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास किस तरह से टीसीपी कनेक्शन को मैनेज करता है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम स्टार्ट में टीसीपी को डिस्कस कर रहे थे कि टीसीपी हमारे पास एक ऐसा कनेक्शन है जो कि कनेक्शन ओरिएंटेड है, एक रिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो हमने कहा था कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या हुआ कि बिफोर एक्सचेंजिंग डेटा हमारे जो दो सेंडर और रिसीवर हैं वो आपस में कुछ डेटा एक्सचेंज करते हैं जिसकी वजह से वो विलिंगनेस शो करते हैं दैट दे आर विलिंग टू एक्सचेंज डेटा। वो जो विलिंगनेस है उसे हम कहते हैं हैंडशेक। तो बिफोर एक्सचेंजिंग डेटा सेंडर एंड रिसीवर हैंडशेक। ठीक है, कनेक्शन मैनेजमेंट में पहली बात जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है कि बिफोर एक्सचेंजिंग डेटा दोनों रिसीवर और सेंडर हैंडशेक करेंगे ताकि वो अग्री करें कि वो कनेक्शन बिल्ड करने के लिए विलिंग है। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट है ये बेसिकली कुछ पैरामीटर्स की बेसिस पे होती है। तो कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट के कुछ पैरामीटर्स हैं।
कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट की ESTB हमने एक स्टेट रख दी है। कनेक्शन जो वेरिएबल्स है वो क्या है कि सीक्वेंस नंबर होगा क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू क्लाइंट के लिए, और जो रिसीवर का बफर साइज है वो जैसे ही कनेक्शन ओपन किया जाएगा तो कुछ वेरिएबल्स हैं जो कि आपने जो रिसीवर है उसने इनिशियलाइज करने हैं, ठीक है। तो जो क्लाइंट सर्वर का बफर रिसीविंग बफर साइज है वो कितना होगा, ये कुछ पैरामीटर्स है जो कि सेट कर लिए जाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या किस तरह से वो होगा। सबसे पहले हम अगर एक यहाँ पे एनालॉजी देखें तो दो, एक सेंडर है और एक रिसीवर है, दोनों कहते हैं लेट्स टॉक। और एस्टैब्लिशमेंट का क्या मतलब है कि यहाँ पे एस्टैब्लिश की एक कमांड भेजेगी और जब ओके भेजा गया तो यहाँ पे एस्टैब्लिश का जो कमांड है या जो हम कहते हैं कनेक्शन है वो एस्टैब्लिश हो चुका है, ठीक है। ये टू वे हैंडशेक है। अगर हम इसको नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी में देखें तो क्या होगा कि एक वेरिएबल सेंडर है एक्स जिसने रिक्वेस्ट किया है कनेक्शन एक्स, ठीक है, कोई भी सॉकेट होगी जिसपे कनेक्शन ओपन किया होगा और सर्वर ने उस सॉकेट पे उसका कनेक्शन एक्सेप्ट कर लिया है और कनेक्शन ओपन हो चुका है। विल टू वे हैंडशेक ऑलवेज वर्क इन द नेटवर्क? तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि हमारा टू वे हैंडशेक हमेशा हमारे नेटवर्क के अंदर काम करेगा। तो इसका आंसर है कि हमेशा टू वे हैंडशेक काम नहीं कर सकता। वेरिएबल्स डिले भी हो जाते हैं, रीट्रांसमिट भी होते हैं मैसेजेस रीऑर्डरिंग भी होती है, और टू वे हैंडशेक की वजह से ये सारी चीजें हमारी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम दूसरी साइड को नहीं देख रहे होते, हम देख रहे होते हैं वेरिएबल्स के थ्रू। तो ये जो वेरिएबल्स हैं टू वे हैंडशेक के, दे आर नॉट इनफ फॉर ऑल दीज थिंग्स। रीट्रांसमिशन या वेरिएबल डिले हो जाएंगे तो इस टू वे हैंडशेक वहां पे काम नहीं करेगा। किस तरह से काम नहीं करेगा हम देखते हैं। टू वे हैंडशेक के जो हम फेलियर के सिनेरियोज हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि रिक्वेस्ट किया गया कनेक्शन, एक्सेप्ट कर लिया गया कनेक्शन को और वेट किया जा रहा है कि हमारे क्लाइंट ने अपना जो कनेक्शन है वो टर्मिनेट कर दिया, ठीक है, सर्वर ने अभी कनेक्शन क्लोज नहीं किया। क्लाइंट एट सम टाइम रीट्रांसमिट कर देता है पैकेट को, ठीक है। तो अब सर्वर ने ये जब यहाँ पे सर्टेन टाइम के लिए कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट नहीं की गई तो ये सर्वर ने ऑटोमेटिकली कनेक्शन क्लोज कर दिया, लेकिन रीट्रांसमिशन की वजह से दोबारा कनेक्शन ओपन हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक हाफ ओपन कनेक्शन रहेगा। सर्वर ने वो कनेक्शन क्लोज नहीं किया था, क्लाइंट ने कनेक्शन टर्मिनेट कर दिया था, ठीक है, लेकिन सर्वर ने वो कनेक्शन ओपन रखा हुआ था। तो एक हाफ ओपन कनेक्शन यहाँ पे स्टिल मौजूद रहेगा, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास सिनेरियो क्या है कि हमारे पास एक कनेक्शन है, उसको एस्टेब्लिश किया गया, एक्सेप्ट किया गया, डेटा सेंड किया गया, डेटा एक्सेप्ट किया गया और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद रीट्रांसमिट अगर होगा तो रीट्रांसमिशन की वजह से दोबारा से हमारे जो दोनों कनेक्शन हैं वो हाफ ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो दोबारा से हमारे कुछ पैरामीटर्स जो है वो इनकम्प्लीट रह गए हैं, जिनकी वजह से हमारे जो कनेक्शन है वो ओपन रहेंगे। जितने कनेक्शन आप सर्वर के साथ ओपन रहेंगे उतने उसके रिसोर्सेज जो है वो ऑक्यूपाई रहेंगे, वो जो लेजिटिमेट यूजर्स होंगे उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है कि हम थ्री वे हैंडशेक की तरफ आए। थ्री वे हैंडशेक बेसिकली क्या है कि क्लाइंट लिसन के मोड में होता है, क्लाइंट डेटा को, कोई भी जब डेटा होता है क्लाइंट के पास वो लिसन कर रहा होता है कि एप्लीकेशन लेयर कोई कनेक्शन ओपन करे। जैसे ही उसके पास कनेक्शन आता है टीसीपी का जो क्लाइंट है वो क्या करता है कि एक रैंडमली इनिशियल सीक्वेंस नंबर को चूज करता है, ठीक है। इनिशियल सीक्वेंस नंबर जिसे हम कह देते हैं इनिशियल ISN, ठीक है, या हम कहते हैं क्लाइंट इनिशियल सीक्वेंस नंबर C कर लेते हैं, ठीक है। क्लाइंट इनिशियल सीक्वेंस नंबर वो चूज करता है रैंडमली, लेट्स सपोज यहाँ पे एक सीक्वेंस नंबर चूज किया गया X, ठीक है, और टीसीपी का एक सिंक का मैसेज सेंड कर दिया जाता है। अब टीसीपी का जो सिंक का मैसेज है वो बेसिकली क्या है कि हमारा जो क्लाइंट है वो एक बिट का मैसेज सेंड करता है कि यहाँ पे एक कनेक्शन ओपन करने की रिक्वेस्ट की गई है। जैसे ही ये जो सिंक बिट है ये रिसीव होगी सर्वर को, तो सर्वर क्या करेगा, कुछ पैरामीटर्स जो है वो इनिशियलाइज करेगा, जैसे कि हमारे पास बफर का साइज कितना होगा, कुछ वेरिएबल्स जो है वो इनिशियलाइज करेगा ताकि ये जो क्लाइंट का कनेक्शन है ये एस्टैब्लिश हो जाए, ठीक है। क्लाइंट ने क्या किया, जैसे ही सिंक बिट भेजी साथ ही एक रैंडम नंबर जिसे हम क्लाइंट का इनिशियल सीक्वेंस नंबर कह रहे हैं वो भेज दिया उसने, ठीक है।
अब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सीक्वेंस नंबर और जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो क्या होता है। हमने कहा था सीक्वेंस नंबर हमारे पास जो डाटा है उसके पहले बाइट का एड्रेस होता है, और जब सीक्वेंस नंबर रिसीव होता है तो उसके नतीजे में एक्नॉलेजमेंट भेजी जाती है कि ये डाटा रिसीव हो गया, अब इससे आगे जो डाटा भेजना है वो कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर होती है वो डाटा जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भेजा जाएगा। तो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर रिसीव हुआ x। ठीक है, तो सर्वर ने क्या किया, सर्वर ने भी एक सिंक बिट 1 जनरेट की कि ओके आई एम विलिंग टू ओपन द कनेक्शन, और इसने भी एक सीक्वेंस नंबर चूज किया y, और इसने भी यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट बिट भेजी 1 के जो x आपने भेजा था वो रिसीव हो चुका है, और ये अब कह रहा है कि जो नया आपने सीक्वेंस नंबर भेजना है दैट शुड बी x+1। तो इसने एक्नॉलेजमेंट नंबर में एक वैल्यू रखी x+1। ठीक है, लेट्स सपोज हम x यहाँ पे चूज करते हैं 92। ठीक, तो जब यहाँ से और हम यहाँ पे y को चूज करते हैं 40। ठीक, तो जब यहाँ से डाटा जाएगा तो यहाँ पे एक सीक्वेंस नंबर 90 रिसीव हुआ, तो उसके बाद वो कह रहा है कि अगला नंबर क्या भेजो, 93 भेजो। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये रिसीव करेगा सिंक एक्ट, ठीक है, तो वो क्या करेगा, दिस विल इंडिकेट दैट द सर्वर इज लाइव, sends acknowledgement for the sync act, this segment may contain server to client data। अब जब यहाँ से दोबारा सिंक भेजी जाएगी तो अब क्या होगा, सीक्वेंस नंबर में जो x+1 है विच इज x की वैल्यू 92 थी और अब +1, तो 93 डेटा सेंड किया जाएगा जो कि मांगा गया था एक्नॉलेजमेंट नंबर के अंदर। और अब क्लाइंट सर्वर को कह रहा है कि मुझे अब इनिशियल तुम अपना सीक्वेंस नंबर जो भेजोगे वो क्या होगा, y की वैल्यू पहले क्या थी 40, 40 + 1 दैट इज 41। ठीक है, तो जब ये 40 ये रिसीव करेगा ये एक्ट, तो उसको समझ आ जाएगी कि क्लाइंट जो है वो लाइव है, अभी भी लाइव है, और इसने डाटा जो है वो इसके साथ जो कम्युनिकेट है वो कम्युनिकेशन अब ये ओपन रखेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक हमारे पास एक अटैक होता है, टीसीपी अटैक होता है जिसे हम कहते हैं सिंक फ्लड अटैक। अब सिंक फ्लड अटैक क्या है कि जैसे ही आप टीसीपी कनेक्शन ओपन करते हैं तो टीसीपी कुछ वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर देता है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि बफर साइज इनिशियलाइज कर दिया, कुछ और कनेक्शन वेरिएबल्स हैं जो इनिशियलाइज कर दिए। तो जो फाइनल स्टेप है वो क्या है कि जब आपने 2 स्टेप कर लिए, दैट इज आपने हेलो किया, दैट इज सिंक बिट रिसीव हुई है आपको, और इसकी आपने सिंक की एक्ट भेजी है, उसके बाद थर्ड स्टेप में उस डाटा के साथ साथ इस जो सिंक एक्ट है इसकी एक्नॉलेजमेंट भी रिसीव होती है, दैट इज कि जो एक्नॉलेजमेंट है सिंक एक्ट है वो कंप्लीटली रिसीव हो गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये 3 वे हैंडशेक है। पहला हमारे पास होता है सिंक बिट, ठीक है, कि ये रिसीव हुआ, दूसरा है सिंक बिट की एक्नॉलेजमेंट, और तीसरा जो हमारे पास स्टेप है दैट इज सिंक एक्नॉलेजमेंट की एक्नॉलेजमेंट, और साथ में डाटा भी। ठीक है, लेकिन बार बार क्या होता है कि हमारे पास ये जो सिंक एक्ट है इसकी जो थर्ड स्टेप है ये कंप्लीट नहीं होता, तो यहाँ पे हमारे पास जो टीसीपी कनेक्शन है वो ओपन होता है। ठीक है, तो इट इज मोर प्रोन टू अटैक। तो क्या किया जाता है कि हम ऑलरेडी डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक पढ़ चुके हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या है कि आप सर्वर पे इतनी अननेसेसरी रिक्वेस्ट भेजते हैं कि सर्वर उन्हीं रिक्वेस्ट को हैंडल करने में बिजी हो जाता है, और जो लेजिटिमेट यूजर्स होते हैं जो कि उसके जिन्होंने उसके रिसोर्सेज को यूज करना होता है वो उनको रिप्लाई ही नहीं कर पाता। तो यहाँ पे जो सिंक फ्लड अटैक है वो क्या होता है कि इतने इनकम्प्लीट 3 वे हैंडशेक कनेक्शन ओपन कर दिए जाते हैं कि सर्वर के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जाहिर सी बात है सर्वर के रिसोर्सेज में टीसीपी बफर आता है और भी कुछ वेरिएबल्स हैं, वो सारे के सारे रिसोर्सेज इसी में ऑक्यूपाई हो जाते हैं, और जो लेजिटिमेट यूजर्स हैं उनके साथ कनेक्शन ओपन नहीं हो पाता। तो ये एक हमारे पास अटैक है जिसे हम कहते हैं सिंक फ्लड अटैक। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ सिंक फ्लड अटैक। ठीक है, सिंक फ्लड अटैक। अब सिंक फ्लड अटैक किस तरह से इसको डिफेंड किया गया, उसको हम उस डिफेंस मैकेनिज्म को हम कहते हैं सिंक कुकीज। अब सिंक कुकीज क्या है, बेसिकली कि हम जब भी जो क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो एक रैंडम सीक्वेंस नंबर जनरेट करते हैं
जो कि जब वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो आपस में वो एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया ये सीक्वेंस नंबर जो कि वो आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे होते हैं। जब तक वो सीक्वेंस नंबर एक्सचेंज नहीं करेंगे तब तक उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो आपस में डाटा कम्युनिकेट करें। तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस नंबर है इसे हम कहते हैं, या जो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू अटैक को रोका जाता है, इट इज नोन एज सिंकूकी। ठीक है, तो जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो है सिंकूकी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम कह रहे हैं कि कनेक्शन ओपन तो हो गया, लेकिन कनेक्शन ओपन होने के बाद अब कनेक्शन क्लोज भी तो होगा ना। ठीक है, हमारे पास क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टीसीपी कनेक्शन ओपन रह गया तो दैट मींस इट इज प्रोन टू अटैक। सो क्लाइंट सर्वर ईच क्लोज देयर साइड ऑफ द कनेक्शन, सेंड टीसीपी सेगमेंट विद फिनिश बिट इज इक्वल टू 1। जब ओपन करना है तो वो सिंक बिट सेंड करते हैं, जब क्लोज करना है तो वो फिनिश की बिट जो बिट है वो सेंड करते हैं। रिस्पॉन्ड टू द रिसीव फिन विद एक्नॉलेजमेंट, जब भी फिन रिसीव होगी तो अदर काउंटर पार्ट जो है, अगर जो क्लाइंट है वो रिसीव सेंडर को क्लाइंट सर्वर को फिनिश की रिक्वेस्ट भेज रहा है तो सर्वर उसे एक्नॉलेजमेंट के साथ एक्नॉलेज करेगा कि भाई फिन रिसीव हो गई है। ऑन रिसीविंग फिन, एड कैन बी कंबाइंड विद ओन फिन। ठीक है, साइमल्टेनियसली फिन एक्सचेंज कैन बी हैंडल्ड। तो किस तरह से हम देखते हैं कि क्लाइंट साइड पे जो फिनिश की स्टेट है उसके कुछ स्टेप्स हैं, या हम कह सकते हैं सब स्टेजेस हैं। सबसे पहले क्लाइंट ने क्लोज का सॉकेट क्लोज का एक फंक्शन कॉल किया, जिसकी वजह से क्या होगा कि फिनिश बिट सेंड की जाएगी और साथ ही इनिशियल सीक्वेंस नंबर 1 सिलेक्ट कर लिया जाएगा। जैसे ही सर्वर वो रिसीव करेगा, सर्वर अभी भी ओपन है, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट ने अपने साइड का कनेक्शन क्लोज किया। तो जैसे ही इसने अपनी तरफ से फिन बिट सेंड की, क्लाइंट इस वक्त के स्टेट में है फिन वेट स्टेट 1 के अंदर है। ठीक है, जैसे ही वो इस फिन स्टेट की एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेगा, अब जो हमारे पास क्लाइंट है वो फिनिश की स्टेट 2 के अंदर एंटर हो चुका है। ठीक है, अब क्लाइंट ने अपनी साइड का डेटा अपनी साइड का जो टीसीपी कनेक्शन है वो क्लोज कर दिया, लेकिन सर्वर ने फिलहाल क्लोज नहीं किया। इसका मतलब है कि क्लाइंट सर्वर को डेटा सेंड नहीं कर सकता क्योंकि उसने अपना टीसीपी कनेक्शन क्लोज कर दिया, लेकिन सर्वर स्टिल उसे डेटा सेंड कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद वेट में है हमारा टीसीपी क्लाइंट। तो ये हमारे पास जो सर्वर है वो एक फिनिश बिट सेंड करेगा एंड सेलेक्ट करेगा एक इनिशियल सीक्वेंस नंबर। ठीक है, अब जब इसने ये सेंड किया तो अब हमारे पास जो हमारा क्लाइंट है वो टाइम वेट स्टेज के अंदर एंटर हो चुका है, और अब इसने एक्नॉलेजमेंट जनरेट करनी है इस फिनिश की, कि सर्वर को भी पता चल जाए कि उसने जो फिनिश की बिट सेंड की थी वो भी एक्नॉलेज हो चुकी है। ठीक है, तो अब इसके बाद एक्नॉलेजमेंट बिट सेंड की जाएगी। ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट नंबर +1 सेंड किया जाएगा कि ये जो आपने फिनिश का रिक्वेस्ट बिट सेंड की गई थी, अब वो आपकी जो कनेक्शन है उसको क्लोज करने के लिए एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी गई है। अब हमारे पास ये सर्वर का कनेक्शन भी क्लोज हो चुका है। दैट मीन नाउ सर्वर कैन नॉट सेंड डेटा टू दी क्लाइंट। और ये जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टाइम वेट फॉर 2 मैक्सिमम सेगमेंट स्लाइस टाइम, ये क्या है बेसिकली कि हमारे पास हो सकता है ये जो ऐप है ये रास्ते में ड्रॉप हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेट करते हैं तकरीबन टू टाइम्स जो हमारे पास सेगमेंट लाइफ टाइम होती है RTT, उसका वेट करते हैं। नॉर्मली हम अगर ये बात करें कि कितने टाइम वेट करेगा, तो ये हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन जो कर रहा होता है, जो प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट कर रहा होता है उस पर डिपेंडेंट होता है। नॉर्मली ये 30 सेकेंड वेट किया जाता है, या 1 मिनट वेट किया जाता है, या 2 मिनट वेट किया जाता है, कि इसके इतना वेट किया जाए कि हमारे पास अगर ये एक्नॉलेजमेंट सेंडर को रिसीव नहीं हुई तो वो हमारे पास रीट्रांसमिट की जा सके उस टाइम पीरियड के अंदर। अगर तो वो रिसीव हो जाएगी तो हमारे पास ये कनेक्शन जो है वो क्लोज हो जाएगा, जो सर्वर का कनेक्शन है वो फाइनली क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारे पास है कि किस तरह से हमने टीसीपी की जो फ्लो कंट्रोल है उसको मैनेज करना है, और फ्लो कंट्रोल के बाद हम किस तरह से टीसीपी कनेक्शन को मैनेज करते हैं कि हमारा कनेक्शन हाफ ओपन ना हो, क्योंकि हाफ ओपन कनेक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो सिंक फ्लड अटैक्स हैं उनको राइज करते हैं। तो इस वजह से हमने अपने टीसीपी कनेक्शन का जो क्लोज जो कनेक्शन है उसकी मैनेजमेंट को भी बड़े ध्यान में रखना है कि किस तरह से हम टीसीपी कनेक्शन को ओपन करेंगे। हाफ ओपन कनेक्शन भी नहीं होना चाहिए, और जब हम क्लोज करेंगे तो कनेक्शन कंप्लीटली क्लोज ही होना चाहिए। So that's all for today's lecture. I hope आपको समझ आया होगा।